आज हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में किस तरीके से एलिमेंट्स के का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी उनकी समावयता या फिर वैलेंसी क्या होती है उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन अ ग्रुप में क्या है, वैलेंस एंड सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप आर सिमिलर। तो किसी भी एक ग्रुप में, पीछे हमने देख लिया है पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, पीरियड क्या होते हैं। तो किसी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस सेल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, यानी संयोजकता जो होती है उनकी एक सी होती है। एलिमेंट ऑफ वन ग्रुप सो सिमिलर प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस, और इसी के आधार पे एक ग्रुप के सभी एलिमेंट जो है वो एक सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड क्या होते हैं, धातु, अधातु या फिर उपधातु कौन से होते हैं। इन नो एलिमेंट मोर देन 78% आर मेटल्स विच आर लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अधिकतर जब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट में होते हैं वो अधिकतर 78% जो होते हैं मेटल होते हैं, और ऑल मेटल्स आर सॉलिड, और सभी मेटल सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल आर एट द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल जो होते हैं, अधातु तत्व जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम एलिमेंट लोकेटेड नियर डायगोनल लाइन आर मेटेलॉइड। तो जो मेटेलॉइड होते हैं यानी कि जो उपधातु होते हैं, अर्धधातु जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि मेटल के भी गुण होते हैं और नॉन मेटल के भी, इनके बीच के गुण शो करते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट्स की जो गुण होते हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें किस तरीके से आवर्ती प्रवृत्ति या पीरियोडिक ट्रेड्स, पीरियोडिक ट्रेड्स मतलब आवर्ती प्रवृत्ति पाई जाती है। आवर्त प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, वही रिपीटेशन, एक निश्चित समय के बाद में उनकी प्रॉपर्टी में रिपीटेशन होता है। इन अ पीरियोडिक और पीरियोडिक टेबल properties of element undergo gradual change of moving from left to right। तो पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अधिकतर एलिमेंट की प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस होते हैं। इन द नेक्स्ट पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज टेक प्लेसेस, और क्या होता है कि नेक्स्ट पीरियड आते आते तक के उनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होने लगती है। दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, और इसी कैरेक्टर को हम एलिमेंट्स का की प्रॉपर्टी में पेरियोडिसिटी या फिर उनके गुणों में क्या बोलते हैं, आवर्तिता बताते हैं। रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑक्योर एट द इंटरवल 288, 1818, 1832। तो अधिकतर इनकी प्रॉपर्टी में जो रिपीटेशन होता है वो 2 एलिमेंट्स के बाद 8 के बाद फिर 8 के बाद 18, 18 और 32 एलिमेंट्स या एटॉमिक नंबर के बाद उनमें फिर से जो होता है इस इंटरवल के बाद उनमें प्रॉपर्टी में रिपीटेशन माना जाता है, यानी प्रॉपर्टी फिर से सेम शो करते हैं। Repetition of element of a same electronic configuration take place on this basis these are arranged in long form of periodic table। इसी तरीके से उनके प्रॉपर्टी में जो रिपीटेशन पाया जाता है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इसके आधार पर हम पेरियोडिक टेबल पे इनको अरेंज करते हैं। सम प्रॉपर्टी आर डिस्क्राइब एज बिलो। कुछ प्रॉपर्टी है इनकी। फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। जैसे हम कोई भी सर्कल शेप के बारे में बात करें तो हर एक सर्कल की अपनी क्या होती है, रेडियस होती है। जो कैसे निकालते हैं हम, किसी भी सर्कल में जो सेंटर पॉइंट रहता है वहां से लेके उसके आउटर मोस्ट जो जहां तक वो फैला होता है उसके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई एटम मान लेते हैं। एटम भी क्या होता है, एक सर्कल होता है, तो उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसके बीच की दूरी रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो एन एटम इज assumed to be spherical in shape and the size of an atom is generally measured in terms of its radius। अधिकतर एटम को हम स्फेरिकल शेप में या गोलाकार में या फिर गोलाकार या साइज शेप में इसको मानते हैं, और इसी टर्म में हम रेडियस को निकालते हैं। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस क्या है, किसी भी एटम की रेडियस क्या है, किसी भी एटम में जो सेंटर में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उससे लेकर, उस न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल यानी उस एटम की सबसे बाहरी सेल जो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। इट इज नॉट पॉसिबल to measure the exact radius of an atom as the exact position of electron
an uncertain and also electron density around an atom is influenced by the presence of neighboring atom। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एग्जैक्ट किसी भी एटम की रेडियस को बता सकें या हम उस पोजीशन को बता सकें जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और इसीलिए thus the atomic radius measured by electronic difference method in the probable value। इसलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड जो है इसका यूज करते हैं किसी भी रेडियस को निकालने के लिए। नॉलेज ऑफ एटॉमिक रेडियस इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का नॉलेज होने के लिए हमको एटॉमिक रेडियस जाना जरूरी होता है। तो जनरली एटॉमिक रेडियस दो टाइप की होती है, फर्स्ट है वंडरवाल रेडियस और दूसरी है कोवेलेंट रेडियस। वंडरवाल रेडियस इट मे बी डिफाइंड एज half of the internuclear distance between two adjacent atom of the same element belonging to two nearest neighboring molecules of the same substance in solid state। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस या पदार्थ लेते हैं जो सॉलिड हो, जो ठोस हो, और उसमें उस ठोस पदार्थ में, उस सॉलिड सब्सटेंस में पास में जो दो एटम मौजूद हैं, ठीक है, तो इन एटम में के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस ठोस अवस्था में दो एटम है, उन एटम जो एकदम पास वाले एटम है उनके बीच की जो दूरी होगी वो वंडरवाल रेडियस कहलाती है। ठीक है, इसको हम x डैश y अपॉन 2 इक्वल वंडरवाल रेडियस से शो करते हैं। दिस इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक रेडियस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल 10 पावर माइनस 18 सेंटीमीटर। तो इस एटॉमिक रेडियस को हम एंगस्ट्रॉन्ग से शो कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक रेडियस क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम बाउंडेड बाय अ सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर कोई एलिमेंट है या सब्सटेंस है उसमें दो एटम मौजूद हैं और दोनों एटम सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से अटैच हैं या एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो उन दोनों एटम्स के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी उसका जो हाफ होगा वो कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। तो मे बी डिफाइंड एज 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम, यानी दो सेम एटम के बीच के जो न्यूक्लियस होंगे, उनके जो सेंटर होंगे, उनके बीच की जितनी भी दूरी होगी उसका हाफ जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट जो होता है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज शॉर्टर देन इट्स वंडरवाल रेडियस। तो अधिकतर किसी भी एटम का कोवेलेंट रेडियस जो होता है उसके वंडरवाल रेडियस से कम होता है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ होता है। ठीक है, अब मेटेलिक रेडियस क्या होता है? इन मेटल मेटेलिक रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ मेटल कोर। तो वही है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब अगर दो अगर हम एटम मान लें, उनके न्यूक्लियर के बीच में एक मेटल है, उसमें दो एटम है, उनके न्यूक्लियर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसका हाफ जो होगा वो मेटेलिक रेडियस होगा। बस इसमें अंतर इतना है कि हम इसमें मेटल रेडियस निकाल रहे हैं, मेटल सब्सटेंस ले रहे हैं। इनर्ट गैस रेडियस, नोबल गैसेस आर मोनो एटोमिक। अधिकतर जो गैसेस होती हैं इनर्ट गैस वो मोनो एटोमिक होती है, यानी उनमें एक ही एटम होता है। हैज देयर वंडरवाल रेडियस इज मेजर्ड ड्यू टू नो बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस रेडियस कॉल्ड नोबल गैस रेडियस। और यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं पाया जाता क्योंकि सिर्फ सिंगल एटम है तो बॉन्ड बनते ही नहीं है, और इस तरीके की रेडियस को हम नोबल गैस रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कारक हैं जो इन एटॉमिक साइज को मतलब एटम के साइज को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। हर एक एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, उसमें कुछ चार्ज होता है। तो हायर द न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर इज द एटॉमिक साइज, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट शेल। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज हायर होता जाएगा, स्मॉलर ऑफ एटॉमिक साइज, यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस जो है वो चार्ज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वो हर एक एटम को अपनी ओर खींचने लगता है। यानी जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा सेंटर की ओर, तो सेंटर जो है वो अपने चारों अराउंड में जितना भी स्पेस है उसको अपनी ओर खींचेगा, इसलिए साइज जो है वो कम हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक एटम है उसमें बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। मोर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल लार्जर इज द एटॉमिक साइज। तो जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा हम एटम ऑर्बिटल बढ़ाते जाएंगे वो
वो साइज बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल है, ये इतना बड़ा है। अगर हम ऑर्बिटल के नंबर 3 की जगह में 4 कर दें तो एटम का जो साइज है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक टाइप का सील्डिंग टाइप का इफेक्ट होता है, यानी सील की तरह काम करता है। हाई द स्क्रीनिंग इफेक्ट इन एन एटम, लार्ज इन द एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट सेल। तो ये क्या करता है कि न्यूक्लियस और बाहर सेल के बीच में एक सील्ड का काम करता है, जिससे न्यूक्लियर के बीच में जो चार्ज होता है वो उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है और साइज बढ़ जाता है। मान लो कि अगर इनके बीच में यहाँ पे एक सील्डिंग इफेक्ट हम डाल दें, एक सील्ड तरीके से डाल दें, स्क्रीनिंग इफेक्ट डाल दें, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो है बाहर वाले जो ये आउटर मोस्ट सेल है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इस वजह से ये इससे दूर जाता जाएगा और जितना दूर रहेगा एटम का साइज उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये थे इफेक्ट ऑफ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब इस आवर्त में इनका क्या आवर्तिता दिखाते हैं ये। द एटॉमिक साइज डिक्रीज ऑन द मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर एटॉमिक जो साइज होगा वो क्या होता है, डिक्रीज या कम होता जाता है। वेयर द एटॉमिक साइज इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ऊपर से नीचे आने पर, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है। रेगुलर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड नो चेंज इन सेल नंबर इन अ पीरियोडिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो वही रहता है, तो सेल नंबर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटॉमिक साइज में चेंज होने पे। The regular increase in cell number and increase in shielding effect in a group have greater effect than the increase in the nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, shielding effect में का बढ़ना, ये सब इफेक्ट करता है किसी भी एटम के साइज को। Therefore, on moving from top to bottom in a group, its atomic size increase। तो ऊपर से नीचे आने पे shielding जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है। यही कारण है कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इफेक्ट, और अब नेक्स्ट हम आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।